अगर एक आदमी पूरे देश को बताए कि यहाँ तो डर का माहौल है, यहाँ सांस लेना मुश्किल है, मेरी बीवी तो ये मुल्क छोड़कर जाने की बात कर रही है, और फिर वही आदमी 10 साल बाद उसी डरावने मुल्क में बैठकर तीसरी बार सेहरा बांधकर मुस्कुरा रहा हो, तो इसे दोगलापन नहीं कहते, इसे आमिर खान कहते हैं। तो भाई साहब हुआ ये कि आमिर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 30 साल के बेटे के साथ अनाउंस कर दिया कि वो 5 जुलाई को गौरी स्प्राट के साथ शादी कर रहे हैं, जो कि उनकी तीसरी शादी होगी। हाँ, मेरी शादी हो रही है 5 जुलाई को, और बहुत ही छोटी शादी है, घर पे ही कर रहे हैं दोनों। अब देखिए, पर्सनली वो 5 शादी करें या 6 शादी करें, उनका पर्सनल बिलीफ है, पर्सनल राइट है, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल मैटर है। प्रॉब्लम शादी में नहीं है, प्रॉब्लम वो इमेज है जो आमिर खान ने सालों तक बेची है। प्रॉब्लम ये है कि ये आदमी इस देश को मोरालिटी, फैमिली वैल्यूज, टॉलरेंस, सोसाइटी, कॉन्शियसनेस, इन चीजों के सर्टिफिकेट बांटता रहा है। लेकिन जब आप भाई की खुद की लाइफ को देखते हो तो पता चलता है कि भाई को सबसे पहले खुद आईना देखना चाहिए। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता के साथ 1986 में हुई थी। उस टाइम वो आज वाले सुपरस्टार नहीं थे। फिर करियर चल गया, स्टारडम आ गया, इमेज बन गई, और रीना के साथ उनके 2 बच्चे हो गए, जिनके नाम रखे गए जुनैद और ईरा। और उसके बाद 2002 में भाई साहब का डाइवोर्स हो गया। उसके बाद 2005 में आमिर खान ने किरण राव के साथ शादी की, जो लगान में उनके साथ काम कर चुकी थी। 2011 में उनके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया आजाद। और उसके बाद 2021 में किरण राव के साथ भी उनका सेपरेशन हो गया। और इसके बाद 2026 में गौरी स्प्राट के साथ तीसरी शादी। अब देखिए, शादी टूटना अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन आमिर खान का केस इसलिए अलग है क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी पब्लिक इमेज एक मोरल आदमी की बनाई हुई है। एक ऐसा आदमी जो सोसाइटी को रास्ता दिखाता है, परिवार को समझता है, देश को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरी तरफ उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के आसपास इतनी कंट्रोवर्सीज और गॉसिप्स चलती रही कि आदमी हिसाब लगाते लगाते थक जाए। कभी पूजा भट्ट के साथ नाम जोड़ा गया, कभी प्रीति जिंटा के साथ लिंकअप की खबरें चली, और फिर आमिर खान के अपने भाई फैजल खान ने पब्लिकली एलिगेशंस लगाए कि जैसिका हाइंस के साथ उनका अफेयर था और बच्चा भी पैदा हो गया था। फिर किरण राव के साथ सेपरेशन के बाद फातिमा सना शेख के साथ आमिर खान के क्लोज रिलेशंस की खबरें चलने लग गई। बाय द वे, वही फातिमा है जिन्होंने दंगल में आमिर खान की बेटी का रोल किया था। अब देखिए, ये सारी बातें ना गॉसिप से निकली हुई, इनका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। लेकिन दिक्कत यह है कि बॉलीवुड की गॉसिप्स बस बुलबुला नहीं होती है जिनके अंदर बस हवा भरी हो। और इन सारी कंट्रोवर्सी से आमिर खान की उस मोरल इमेज पर सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं जो वो सालों से पब्लिक के सामने बेचते आ रहे हैं। और आपको पता है कि जब ये सारी कंट्रोवर्सीज हो रही थी तो उसी टाइम आमिर खान ने अपनी संत वाली दुकान खोल ली थी, जिसका नाम था सत्यमेव जयते। हर हफ्ते टीवी पर बैठकर आंखों में ग्लिसरीन के आंसू और पूरे देश को ज्ञान के समाज कैसे जिए, परिवार कैसे चलाए, बेटी को क्या सिखाया जाए, कौन सी परंपरा गंदी है। जनता को भी लगा कि भाई साहब कोई महात्मा आ गया है। पर महात्मा जी की अपनी जिंदगी का सिलेबस देख लो तो हंसी छूट जाती है। लेकिन इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद भी वो भारत के सबसे सक्सेसफुल एक्टर बनकर रहते हैं। उनको काम भी मिलता है, उनको अच्छी मूवीज भी मिलती हैं, और बीच बीच में ऐसी फिल्में भी वो देते हैं जिनके अंदर प्रोपेगेंडा बेचा जा रहा था। चल, उनकी जो मेजर ऑडियंस थी जो कि हिंदू थी, उसने उनको रिस्पेक्ट दिया। लेकिन बाद में भाई साहब ने 2015 में अपना असली चेहरा दिखा दिया। उस टाइम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और अचानक से देश का नैरेटिव बदलने लग गया था। नेशनलिज्म और हिंदुत्व को पॉलिटिकल पावर मिल चुकी थी। बस फिर क्या था, एक अवार्ड समारोह के अंदर भाई साहब ने मंच पर फरमाया कि इनकी बीवी किरण राव पूछती हैं कि क्या हमें भारत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए डरती हैं, रोज अखबार खोलने से डरती हैं, देश का माहौल बहुत खराब है। Actor Amir Khan has joined the ranks of those protesting against growing intolerance in India, saying he's been alarmed by the number of incidences that have taken place recently, and the fact that his wife Kiran Rao even suggested they should probably leave the country. He was speaking at the Ramnath Goenka award ceremony in the capital. आप जरा सोच कर देखिए कि जिस देश ने इन्हें एक साधारण से लड़के से सुपरस्टार बनाया, करोड़ों दिए, इज्जत दी, उसी देश को इन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक इंटॉलरेंट फासिस्ट कंट्री की तरह पोर्ट्रे कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पूरी अवार्ड वापसी गैंग की भी हाँ में हाँ मिलाई, जो अपने अवार्ड्स को लौटा लौटा कर दुनिया को ये दिखा रहा था कि भारत अब रहने लायक नहीं रह गया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ठीक इसके बाद आता है। इस बयान के बाद जैसे ही स्नैपडील ने आमिर खान को अपने ब्रांड से निकाल कर फेंका और जेब पर जब आंच आई, वैसे ही 48 घंटे के अंदर इस आदमी की देशभक्ति तुरंत जाग गई थी। भाई साहब का तुरंत प्रेस नोट आ गया था कि मेरा और किरण का भारत को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। वाह मेरे बेटे वाह। एनीवेज, इसके बाद भी इन्होंने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे, which is okay, इनका राइट था। You know, as a human being, as I grew up from being a child to an adult, I realized that there is a lot of poison that can be spread in people's minds. And for example, this case of, you know, what happened in Gujarat was really appalling. According to me, somebody like Modi I mean, there were Indians killed over there. There were innocent Indians who were killed. It's completely irrelevant whether they were Hindus or Muslims or Christians or Parsis or Sikhs. There were Indians being killed. And for which no one has been punished so far. By a leader
who's supposedly a leader, and he is responsible, he and his party, he and his people are responsible for the killings of and high trauma on thousands of Indians. And in my opinion, the person and the people who do this, indulge in these kind of things, are most unpatriotic. लेकिन जब पता चला कि हवा किस तरफ बह रही है तो मजबूरी में उस प्रोटेस्ट से भी किनारा करना पड़ गया। लेकिन कहते हैं ना कि उसकी दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो ये जो दोगलापन था ना, ये सिर्फ बयानों तक नहीं था, उनके पैर भी वहीं जाते थे जहां इनकी नीयत है। 2020 में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के बहाने टर्की पहुंच गए और वहां की फर्स्ट लेडी अमीन एर्डोगन के साथ मुस्कुरा कर फोटो खिंचवा रही। अब देखिए, ऐसे फोटोज में कोई बुराई तो होती नहीं है, लेकिन ये वही टर्की है जो हर मंच पर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की गोद में बैठा रहता है, जिसका प्रेसिडेंट भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगल चुका है। मतलब अपने देश के अंदर तो इनको डर लगता है और भारत के दुश्मन के घर जाकर इनको सुकून मिलता है। और इसके बाद भी अगर ये पूछते हैं कि भाई साहब जनता इनसे क्यों नाराज है, तो इनको डॉक्टर की जरूरत है। और जनता ने इनको जवाब दिया भी है, वो भी छापा मारकर। 2022 में लाल सिंह चड्ढा आई थी और पूरा देश एकजुट होकर बोल रहा था कि भाई नहीं देखनी है फिल्म। यह फिल्म इस आदमी के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप बन गई थी। हालात ये हो गए थे कि थिएटर्स इनके शोज हटाकर एक छोटी सी डब्ड साउथ इंडिया की फिल्म लगा रहे थे और वो चल गई थी। मतलब कि सालों की कमाई हुई शौहरत जनता ने एक हफ्ते में उतार दी थी। और ये फिल्म का बॉयकॉट नहीं था, ये उस घमंड का बॉयकॉट था जो सालों से जमा हो रहा था। और इतना सब होने के बावजूद भी बंदा सुधरा नहीं। 2025 में पहलगाम में आतंकियों ने हमारे 26 बेगुनाह लोगों को मार दिया था। पूरा देश गुस्से में था, शोक में था और फिर ऑपरेशन सिंदूर के पीछे एकजुट होकर खड़ा हो गया था। लेकिन आमिर खान की तरफ से इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं आया, ना हमले की निंदा की, ना सेना के लिए दो लाइनें बोली। जो आदमी 2015 में अखबार की एक एक खबर पर अलार्म्ड हो जाता था, वो देश के सबसे बड़े जख्म पर ऐसे चुप बैठा था जैसे मुंह में ताला लग गया हो। और आज वही आदमी उसी डरावने भारत में आराम से पूरी हिफाजत के साथ बैठकर अपनी तीसरी शादी की तैयारी कर रहा है। ना तो भाई साहब को कोई डर है, ना देश छोड़ने वाला सवाल है, ना अखबार वाली घबराहट है। देश वही है, मिट्टी वही है, बस अब ज्ञान पेलने का सेशन नहीं चल रहा है और इसीलिए अचानक से सब कुछ सही हो गया है। और ये सिर्फ आमिर खान की कहानी नहीं है, ये बॉलीवुड इकोसिस्टम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ये लोग भारत से पैसा कमाते हैं, भारत की मेजॉरिटी ऑडियंस से स्टारडम लेते हैं, भारत की पब्लिक से रिस्पेक्ट लेते हैं और फिर उसी भारत को बैकवर्ड, इंटॉलरेंट और प्रॉब्लमेटिक बताकर इंटेलेक्चुअल इमेज बनाते हैं। तो भाई साहब प्रॉब्लम जो है वो तीसरी या पांचवी शादी में नहीं है, प्रॉब्लम इस हिपोक्रेसी में है।